तो आइए बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो है कैलोरीमीटर। ठीक है, कैलोरीमीटर के बारे में, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपको समझना है कि ये एक वेसल की तरह काम करता है, जो कि चारों तरफ से इंसुलेटेड रहता है। तो चारों तरफ मतलब एक बार आप कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड भर दीजिए, फिर वो इंसुलेटेड ऊपर से भी रहेगा। तो इसको इंसुलेशन का मतलब क्या है कि हीट का लॉस बाहर तो नहीं होने वाला है, सराउंडिंग में नहीं होने वाला। तो जो भी लॉस होगा वो अंदर में वेसल में जो भी लिक्विड आप डालेंगे उनके आपस में होने वाला है। तो इसको आप एक क्वेश्चन से समझ लीजिए। मान लीजिए इस कंटेनर में पहले से वाटर था, ठीक है, वाटर एट 45 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। और इसका जो मास है, मास जो है वो है 160 ग्राम। ओके, 160 ग्राम वाटर एट 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से वाटर इसमें डाल रहे हो, बाहर से वाटर इसमें फिल किया जा रहा है। तो ये वाटर फिल किया जा रहा है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर है 50 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस। 50 ग्राम वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस आपने इसमें फिल किया। एक्स्ट्रा ये है जानकारी कि कैलोरीमीटर की भी अपनी कुछ मास होगी, क्योंकि ये जनरली कॉपर का बना रहता है। जनरली ऐसा नहीं है कि कॉपर का ही रहेगा, पर किसी कंडक्टर का ही बना रहता है, ठीक है। तो इस कैलोरीमीटर का मास ले लेते हैं 400 ग्राम, ठीक है। और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 0.1 ग्राम पर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये है। तो अगर ये इसको ढक्कन लगा दिया जाए, बाद में इसे ढक्कन लगा देते हैं, तो बताओ फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये आपको बताना है। ओके, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से वही कैलोरीमेट्री का ही कंसेप्ट लगाएंगे। हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। ओके, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। पर कौन लूज करेगा कौन गेन करेगा, तो आपको यहाँ साफ दिख रहा है कि वाटर ही है, दोनों अलग अलग फेज में नहीं है, वाटर ही है। तो आपको लगेगा कि वाटर 70 पर है और यहाँ वाला वाटर 45 पे है, तो ये लूज करेगा और ये गेन करने वाला है। तो आप शुरू करेंगे वाटर हीट लॉस्ट, तो आप लिखेंगे 50 इंटू 1 इंटू 70 माइनस टी, है ना, फाइनल टेम्परेचर टी हो गया, इज इक्वल्स टू, इसके बारे में लिखेंगे 160 इंटू 1 इंटू 45 से तो ज़्यादा होगा, तो 45 से ज़्यादा होगा, तो T माइनस 45 ये होगा। तो यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। आपको ये कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों दिया गया है, उसको आपको समझना है। क्योंकि ये भी हीट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करने वाला है, वो भी गेन करने वाला है। तो फिर उसका भी हीट आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। कब? जब इसको आप कंजर्व करने वाले हो। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इनटू टेम्परेचर चेंज। तो इसकी इनिशियल टेम्परेचर क्या है सर, आपने तो बताया नहीं। यही आपको समझना है कि कैलोरीमीटर के वॉल्स इस लिक्विड के साथ पूरे टाइम इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या लोगे, 45, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, T। ओके, तो हाँ, यहाँ आप क्या लिखेंगे, इधर आप लिखेंगे 160 इंटू टी माइनस 160 इंटू 45 प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर 400 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखोगे, यही वाला लिखोगे, T माइनस 45, T माइनस 45। गॉट इट? क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर दोनों का सेम होने वाला है।
और इनिशियल भी लिक्विड के साथ ये टेम्परेचर सेम बना के रखेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 50 इंटू 70 माइनस 50 इंटू टी। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, टी के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगा, तो आपको फाइनल आंसर निकल आएगा। तो इससे क्या सीख रहे हैं? सीख रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा टर्म आपको लगाना पड़ेगा, ये वेसल का जो है ना उसकी भी हीट आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, वो भी गेन करने वाला है। उल्टा अगर पहले से ये गर्म रहता और बाहर से ठंडा पानी आप डालो तो हीट लूज कैलोरीमीटर भी करने वाला है। ओके, और इसके साथ जो मिक्सचर रहेगा उसके साथ वो इक्विलिब्रियम बरकरार रखेगा। तो कंटेंट एज वेल एज कंटेनर दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो कभी भी कैलोरीमीटर या वेसल लिखा हो, एक वेसल में ये डाल दिए, फिर बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और वेसल का अगर आपको हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया रहे तो आप इसको यूज़ करेंगे हीट गेन या लॉस में। ठीक, चलिए इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है कि एक वेसल, वही अपना जो कैलोरीमीटर है उसके अंदर अब आइस रखे हुए हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इनसाइड द वेसल इनसाइड कैलोरीमीटर। ओके, -10 डिग्री में। ठीक है, तो आपको बताना है कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी टू रेज द कंटेंट टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब इस कंटेनर का भी मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंटेनर है, जो अपना कैलोरीमीटर है, जो वेसल है, वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो आप जो हीट इसको दोगे तो सिर्फ आइस पे नहीं जाएगा, कंटेनर के में भी जाने वाला है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन तो अपना पुराना वाला ही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। तो आप क्या पढ़ेंगे, टोटल हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू रिक्वायर्ड क्या करोगे, सबसे पहले आइस को 20 डिग्री तक लेके जाओ। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले m आइस इंटू एस आइस इंटू डेल्टा टी कहाँ तक लेके जाओगे, डेल्टा टी को 0 डिग्री तक लेके जाओगे। उसके बाद m आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, अभी आइस मेल्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद क्या होगा, अब वाटर बन चुका है, अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मास जो वाटर का है टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ तक तो केवल आइस ने एब्जॉर्व किया। बस एक एक्स्ट्रा चीज जो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो क्या है कि वेसल ने भी कुछ हीट लिया है। तो आप क्या करोगे, मास ऑफ कंटेनर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर बोलो या फिर कैलोरीमीटर बोलो इंटू टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी। ठीक, अच्छा इसमें क्या लिखेंगे, कितना मास है 100, तो इसको 100 लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ होता है और टेम्परेचर डिफरेंस -10 से 0 जाएगा, तो ये 10 डिग्री आएगा। समझ में आया, पहले इसको 0 डिग्री तक लेके जा रहे हो। ठीक है, तो 0 माइनस -10, ठीक, प्लस वही 100 ग्राम इंटू 80। ठीक है, प्लस सेम मास 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, बिकॉज ये 1 अब लोगे क्योंकि अब ये आइस कंप्लीटली वाटर में आ चुका है, मेल्ट हो चुका है, करेक्ट। ओके, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ तक लेके जाना है 20, तो 20 कहाँ से चलेगा, तो 0 डिग्री से चलेगा, राइट। तो 20 to 0, ठीक है। तो ये आइस वाटर बन चुका है। अब वेसल वाला क्या लेंगे, 400 इंटू 0.1 इंटू, अब टेम्परेचर कहाँ से शुरुआत होगी इसकी, क्योंकि ये आइस के कंटेनर में रखा हुआ था, तो आइस के साथ वो इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसकी टेम्परेचर क्या है -10। जब आप 20 लेके जाओगे तो कंटेनर की भी टेम्परेचर 20 पहुंच जाएगी। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या लेंगे आप, 20 फ्रॉम -10। बस यही एक्स्ट्रा चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो कैलोरीज में आएगा। डन, समझ में आया। तो कैलोरीमीटर से रिलेटेड वेसल की जो हीट है वो भी इस इक्वेशन में आता है। अगर वो पहले से गर्म है तो हीट लॉस भी होगा, अगर वो पहले से कम टेम्परेचर में है और आप हीट दे रहे हो तो एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है इस कैलोरीमीटर की। इसकी एक्चुअल एप्लीकेशन है किसी भी अननोन सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर लेटेंट हीट कैलकुलेट करने में ये हेल्प करता है। कैसे, मैं कुछ न्यूमेरिकल से आपको बताता हूँ। ठीक, नोट डाउन।
अब देखिए आगे टॉपिक बढ़ाने से पहले एक और पॉइंट यहाँ पर मुझे समझाने की ज़रूरत है, जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन लग सकता है। और वो कन्फ्यूजन ऐसा है कि कभी कभी जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना, इस कंटेनर का, इस कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको वो दोनों मेंशन नहीं होते। इनफैक्ट एक नया टर्म में मेंशन होता है और मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक, तो मैं एक जनरलाइज फॉर्म में इसको बताकर आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मास ऑफ वाटर है और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है, ठीक है, और इसका मास ऑफ कैलोरीमीटर एंड C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो T0 है। ठीक, मान लीजिए मुझे इसको हीट करना है और हीट करके इसकी टेम्परेचर लेके आनी है T, तो कितने हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको नोट करके आप लिख लेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ क्या करते आए हैं अभी तक। यहाँ पे मास ऑफ कोन मतलब कंटेनर, सॉरी, मास ऑफ कंटेनर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर एंड द टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि आप इसको राइज करवा रहे हो तो T माइनस T0 होगा, प्लस मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू T माइनस T0, यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, किसके, वाटर से, वाटर। ठीक है, अब याद करो ये वाला टर्म क्या है, याद करो मैंने क्या बताया था आपको कि इसको वाटर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, नहीं, इसको वाटर इक्विवेलेंट का ही टर्म है ना ये, तो ये वाटर इक्विवेलेंट हो गया। तो वाटर इक्विवेलेंट को ले लेते हैं W, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू T माइनस T0 प्लस मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर T माइनस T0। अब ये वाला टर्म देख रहे हो, दोनों में कॉमन है, ये दोनों टर्म दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन है। तो अगर आप इसको कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या आ जाता है, मास ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू T माइनस T0। तो इतनी हीट चाहिए। तो अब से आपको अगर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर, ठीक है। वो W क्या है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरी मीटर, MW क्या है, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, T माइनस T0। तो अब से जब भी क्वेश्चन में मेंशन हो कि द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सम सब्सटेंस लिखा रहे, तो आप क्या करोगे, इसको अब नया ऑब्जेक्ट ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप इस वाटर के साथ ही लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो वाटर इक्विवेलेंट बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप वाटर के कंपैरिजन में हर चीज को स्टडी कर सको। अलग अलग सब्सटेंस का अगर कैलोरीमीटर बना हुआ है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने से अच्छा है कि जितना हीट वो ले रहा है उतना ही मास में वाटर का ले लूं, तो कितनी मास की रिक्वायरमेंट होगी वाटर की, वही तो वाटर इक्विवेलेंट होता है। तो उसी चीज को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आगे बताता हूँ कि कैसे अननोन वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कैलोरीमीटर यूज किया जाता है। ठीक, तो उसमें अगर ऐसे टर्म कुछ हो या ये हो तो इसी काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है वाटर इक्विवेलेंट यूज करके। ठीक, क्योंकि आपको फिर दो चीज़ें आपको पता करने की जरूरत नहीं है, मास एज वेल एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि उसको कम्प्लीटली एक नया टर्म हमने बना दिया, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। चलिए आगे नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले। तो देखिए ये एक कैलोरीमीटर है, इसमें 100 ग्राम वाटर है 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अच्छा गिवन है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज 40 ग्राम। व्हाट अमाउंट ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री शुड बी मिक्स्ड so that the solution final temperature is 90 डिग्री। अब इसमें कितना स्टीम मिला है, मास बताना है आपको, व्हाट अमाउंट मतलब मास बताना है, कितना मास स्टीम मिला है, ताकि ये जो मिक्सचर है ना, इस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक,
ये क्वेश्चन है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इस बार आपको क्या नहीं गिवन है, इस बार आपको कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं गिवन है। क्या गिवन है फिर? इसकी वाटर इक्विवेलेंट गिवन है। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? देखिए हीट ये गेन करने वाला है और स्टीम जो है वो हीट लूज करने वाली है। तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन लगाओगे यहाँ पे, तो डेल्टा क्यू गेन्ड इक्वल्स टू डेल्टा क्यू लॉस्ट, यही लगाओगे। तो गेन कौन करने वाला है? गेन ये करने वाले हैं दोनों। तो आप क्या करोगे, इसको एक ही सिस्टम बना दोगे क्योंकि ये कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट गिवन है। तो वाटर इक्विवेलेंट कितना है? W, और मास कितना है? 100। तो आप क्या यूज करोगे, इन दोनों को एक सिस्टम बना दोगे, है ना। तो मास ऑफ वाटर प्लस वाटर इक्विवेलेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। फाइनल टेम्परेचर तो गिवन है 90 डिग्री चाहिए, है ना। तो T माइनस टी नॉट, ये हो गया एक सिस्टम। और लूज कौन करने वाला है? तो स्टीम करने वाला है। तो मास आपको निकालना है, नहीं पता, इनटू दिस। पहले तो स्टीम एट 100 था, तो स्टीम से वाटर एट 100 बनने वाला है। फिर 90 डिग्री पहुंचा रहे हो तो एक बार और चेंज होगा। तो 90 डिग्री पहुंचा रहे हो तो फेज एक बार और चेंज होगा। तो वहाँ क्या यूज़ करोगे? MS वाटर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में क्या यूज़ करोगे? 100 से 90 तक, ठीक है ना। तो 100 माइनस 90 डिग्री सेल्सियस, इसको यूज़ करेंगे। ठीक, चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास ऑफ वाटर एंड वाटर इक्विवेलेंट एक साथ आ गया, तो 40 प्लस 100 140 इंटू 1 इंटू फाइनल टेम्परेचर इज 90 डिग्री, इनिशियल टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इक्वल्स टू मास आपको निकालना है, नहीं पता, तो मास को मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर। लेटेंट हीट क्या लेंगे स्टीम का? 540 प्लस स्पेसिफिक हीट 1, और 100 में से 90 गया तो 10। सही है ना, 90 पे लाना है तो 10 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 550 होगा और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। ये भी 10 का डिफरेंस है और ये इतना है, तो क्या हो गया? 1400। और इधर क्या आ गया बच्चों? m टाइम्स 550। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, और भी 5 से कैंसिल कर लो। 5 11 जा, और 5 2 जा, और 8 जा। सही है, 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40। तो m इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 28/11। यूनिट क्या होगा? यूनिट बताओ। देखो सभी में आप जो यूज कर रहे हो यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम यूज कर रहे हो, राइट। तो इसका आंसर ग्राम में आएगा। ठीक है, तो 28/11 ग्राम स्टीम अगर आप इसमें डालोगे तो ये सिस्टम का टेम्परेचर 90 डिग्री पहुंच जाएगा। तो कैसे यूज करना है वाटर इक्विवेलेंट समझ में आ गया। इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, बस कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलो इसको और यूज करते हैं डिफरेंट केसेस में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन कैलकुलेशन ऑफ अननोन वैल्यू, वो फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, मेटल की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। क्या क्या जानकारी है? 200 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल का मास गिवन है, कितना है? 200 ग्राम ऑफ मेटल एट 150 डिग्री सेल्सियस is placed in a copper calorimeter of water equivalent how much? 25 gram, containing 150 gram of water at 27 degree Celsius. ठीक है, the final temperature is 40 degree Celsius. The final temperature is 40 degree Celsius. Now calculate the specific heat of metal. तो कैसे करें इसको? देखिए आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं बार बार। ये कैलोरीमीटर है, ओके, कैलोरीमीटर में लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड में आप एक हॉट मेटल को प्लेस करते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज 200 ग्राम, सॉरी मास, द मास ऑफ मेटल इज 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम मास गिवन है। स्पेसिफिक हीट नहीं पता, टेम्परेचर कितना है? 150 टेम्परेचर गिवन है। अच्छा, अब मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है? 40 डिग्री। इनिशियल कितना था? 27। तो इनिशियल जो था वो था 27 और बाद में ये हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, यही करने वाले हैं।
तो हीट गेन कौन कर रहा है? ये जो कैलोरीमीटर है और उसके जो कंटेंट्स है वो गेन कर रहे हैं। तो कंटेंट्स हीट गेन करने वाले हैं और हीट लॉस कौन करने वाला है? मेटल, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पे था, इक्वल्स टू हीट गेन्ड। सही है। अब हीट लॉस को कैसे लिखेंगे? हीट लॉस लिखेंगे मास 200 ग्राम मेटल का इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेटल का, जो कि पता नहीं मुझे मेटल का। टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ से कहाँ आया? 150 डिग्री से कहाँ पहुँच गया? 40 डिग्री पर। तो 150 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट? इन्होंने हीट लूज किया है। अब गेन कौन कर रहा है? गेन ये दोनों जो कंटेंट है, कौन दोनों? कैलोरीमीटर एज वेल एज वाटर। तो इसको कैसे डील करेंगे? क्योंकि इसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है तो वाटर के साथ ही उसको ऐड कर देंगे। सही है। तो बस यही एक नई चीज़ है जो मैं वाटर इक्विवेलेंट के थ्रू आपको सिखाना चाह रहा हूँ। वाटर इक्विवेलेंट इज 25 और वाटर कितना है सिस्टम में? 150 ग्राम। 150 ग्राम वाटर है और 25 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर का है। तो इसको एक ही बना सकते हो आप। ओके, तो आप लिखोगे 150 प्लस 150 प्लस 25 प्लस 25, ठीक है, इंटू 1 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लेंगे। ऑल्दो आप कॉपर की कैलोरीमीटर ले रहे हो, बट वाटर जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रहे हो तो आप वाटर की ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रहे हो। जब भी आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट के साथ लिखते हैं तो वाटर का लेते हैं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि मैंने आपको वहां पे करके दिखा दिया था। अब टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा? सिस्टम का 27 में था और अब 40 पहुंच गया, तो ये हो जाता है 40 डिग्री माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो देखो इसमें अननोन क्या रह गया? केवल स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल। अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी अननोन मेटल का निकालने का कैसे प्रोसेस होता है। अब मैं लेटेंट हीट पर भी एक क्वेश्चन आपको करा देता हूं। ठीक, कॉपी कर लीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए क्या इसमें, आइस एट 0 डिग्री, आइस एट 0 डिग्री इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 70 डिग्री। तो इनिशियली 200 ग्राम जो है वो 70 डिग्री पे था। किस में था? इन अ वैक्यूम फ्लास्क। ठीक है, एक वैक्यूम फ्लास्क के अंदर था। व्हेन 50 ग्राम, ये 50 है, व्हेन 50 ग्राम ऑफ आइस, व्हेन 50 ग्राम ऑफ आइस हैज बीन एडेड एंड हैज ऑल मेल्टेड। अब जो आइस 0 डिग्री पे है वो कि कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम को जब आप पानी में डाल रहे हो 70 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में, तो सारा आइस मेल्ट हो जाता है। ठीक है, हैज ऑल मेल्टेड, has been added, has all melted, the temperature of the flask and the contents is 40 degree। कितना हो जाता है? 40 डिग्री हो जाता है। ठीक है, when a further 80 ग्राम ऑफ आइस, फिर से आप 80 ग्राम ऑफ आइस डालते हो और आइस 0 डिग्री पे ही रह रहा है पूरे टाइम, has been added and has all melted। अब 80 ग्राम भी सारा अगर मेल्ट हो जाता है तो the temperature of the whole is 10 डिग्री सेल्सियस। अब और लो होगा और वो 10 डिग्री पहुंच जाता है। तो बताइए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है? अब आप सोचोगे सर ये तो हमें पता है पहले से 80 होता है, पर नहीं, उसकी वैल्यू फिर डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में वो वही कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी उसमें डाल दी गई हो जिसके कारण वो चेंज हो गया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में अगर पूछा जा रहा है तब आप 80 नहीं ले सकते। ठीक, तो कैसे सॉल्व करें? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ही मैंने आपको कैलोरीमीटर के अंदर इसको दिखाया। कैलोरीमीटर यहाँ कहीं नहीं लिखा है, पर यहाँ पे जो वैक्यूम फ्लास्क है ना, वो एक कैलोरीमीटर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करेंगे कि यहाँ पर एक फ्लास्क है, ऐसे फ्लास्क, इस फ्लास्क में पहले वाटर था, उसके बाद मैंने एक आइस डाला, मान लेते हैं एक ही आइस है, बहुत बड़ा, कितने ग्राम का है? 50 ग्राम का। अभी जब आइस जाता है तो ये मेल्ट हो जाता है। ठीक, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर क्या हो गया? 40 डिग्री। तो अभी हीट लूज कौन कर रहा है? हीट लूज कर रहा है आइस। हीट गेन कौन कर रहा है? तो हीट गेन कर रहा है, नहीं, हीट गेन कर रहा है आइस
और हीट लूज कौन कर रहा है, जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा है 70 डिग्री सेल्सियस वाला। तो ये लूज करके कितना टेम्परेचर पहुंच रहा है, द फ्लास्क इन द कंटेंट इज 40 डिग्री। तो वाटर ने कितना टेम्परेचर लूज किया है, कितनी हीट लूज किया है, तो 70 से 40 वो पहुंचता है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी वाटर की जो हीट लॉस होगी ms डेल्टा टी, वो लगा के आप कैलकुलेट कर लेंगे। और हीट गेन कौन करेगा, तो आइस गेन करने वाला है, ठीक है, ये लूज करने वाला और वो गेन करने वाला है। तो चलो पहली इक्वेशन यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ एक मिस्टेक हो जाता है, क्या कि केवल अपन वाटर को ही यूज करते हैं। जैसे आपने क्या यूज किया, 200 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, तो हीट लॉस्ट और हीट गेन, तो हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, ठीक है, इसको यूज करते हो आप। तो देखो मिस्टेक क्या होता है आपसे, हीट लॉस कौन करने वाला है भाई साहब, तो आइस करने वाला है। तो आप सीधा सीधा लिखोगे कितना ग्राम आइस डाला था, कितना ग्राम डाला था, 50 ग्राम आइस डाला था, 50 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड। तो डायरेक्ट लिखो मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मास ऑफ आइस, प्लस अब ये क्या बन गया, वाटर, वही मास ऑफ आइस इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, कहाँ तक जाएगा, 40 डिग्री तक। कहाँ से चल रहा है, 0 डिग्री से, क्योंकि वो 0 डिग्री पर ही है। चलो इसने हीट नहीं, मैंने लॉस्ट के अंदर गेन का लिख दिया, इसको ठीक कर लो। आइस हीट गेन करने वाला है और हीट लूज कौन करने वाला है, हीट लूज करने वाला है जो हायर टेम्परेचर पर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मिस्टेक क्या हो जाता है आपसे। वाटर 200 ग्राम है, तो मास ऑफ वाटर, ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, कहाँ है, 70 से कहाँ पहुंच रहा है, 40। तो लिखोगे 70 माइनस 40। देखिए यहीं पर ही मिस्टेक हो जाता है आपसे। क्या मिस्टेक हुआ कि आपने कंप्लीट वाटर यूज किया, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क एंड द कंटेंट्स, फ्लास्क एंड द कंटेंट। इसका मतलब फ्लास्क भी कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब या लूज करने वाला है, ठीक है, क्योंकि फ्लास्क के बारे में जानकारी है, पर फ्लास्क का ना मास पता है ना स्पेसिफिक हीट पता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कहाँ, यहाँ पे क्या यूज करोगे, वाटर इक्विवेलेंट, तो एक ही अननोन रहेगा फिर, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा लेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क इक्वल्स टू W। तो यहाँ लिखोगे M प्लस W, ठीक है, ये एक कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। तो आइए लिखते हैं, मास ऑफ आइस इज हाउ मच, 50 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको नहीं पता, प्लस यही 50 यूज करोगे इंटू 1 इंटू 40 इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर 200 ग्राम, बट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ फ्लास्क यू डोंट नो, ये लिखोगे 1 और ये लिखोगे 30, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन। अननोन कितने हैं, W और LF, दो अननोन है, इसीलिए आगे की जानकारी फिर से दी गई है ताकि आप दो इक्वेशन बना सके। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन इज, फिर से आइस की बात हो रही है, कितना लिया हो, 80 ग्राम। तो फिर से आप लिखोगे 80, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, प्लस अब ये आइस बन चुका है वाटर, इंटू 1 इंटू टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है दोस्तों, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से, ठीक है। तो 10 माइनस 0, तो 10 ही लिख सकते हो, इक्वल्स टू, अब वाटर इक्विवेलेंट के साथ आप वाटर को जोड़ेंगे, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट आप किसको ले रहे हो, फ्लास्क को, तो वाटर को, वाटर जितने भी हैं उनको जोड़ना होगा। और फर्दर लिखा हुआ है इसमें, है ना, फर्दर, व्हेन अ फर्दर, इसका मतलब उसी सिस्टम में आप फिर से डाल रहे हो। तो ये आइस तो सारा मेल्ट हो चुका है, तो मेल्ट होके इसकी क्वांटिटी में चेंज कर देगा। अब नई आइस जब आप डालोगे तो आपके पास वाटर का मात्रा क्या हो चुका है, पहले 200 ग्राम था और अब 50 ग्राम आइस मेल्ट होके वाटर बन चुका है, तो टोटल वाटर 250 ग्राम हो चुका है, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिखोगे 250 और वाटर इक्विवेलेंट W होगा, ठीक, इंटू 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या लेंगे, 10 डिग्री पहुंच रहा है, ठीक है। कहाँ से पहुंच रहा है भाई साहब,
कहाँ से पहुंच रहा है, तो सिस्टम 40 डिग्री पे था और फर्दर लिखा हुआ, यानी कि 40 से 10 पहुंच रहा है, 40 से 10 पहुंच रहा है। तो डिफरेंस क्या लिखोगे, 40 माइनस 10। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर जो आएगा आपका इन कैलोरी पर ग्राम आएगा। ठीक है, क्यों आएगा इन कैलोरी पर ग्राम, सॉल्व टू दिस, क्योंकि आपने यहाँ पर 1 लिया है, ये कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, सारे ग्राम में ही चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलोरी पर ग्राम में आएगा। अब किसी और यूनिट में अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो अब इसको कन्वर्ट कर लेना बाद में, और कन्वर्जन कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है। 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। ठीक है, तो ये था कैलोरीमीटर से रिलेटेड कंसेप्ट और कैलोरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया है आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों अब करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की कन्वर्जन हीट में कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि पहले ये समझ में आया था, मतलब ऐसा हमें लगता था, मतलब जो फिजिसिस्ट की बात कर रहा हूँ, कि मैकेनिकल एनर्जी और हीट ये दो अलग ब्रांचेज हैं, ये दो अलग अलग टाइप की दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। हीट अलग क्वांटिटी है और एनर्जी अलग क्वांटिटी है। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, ये दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब मैकेनिकल वर्क से भी हीट कन्वर्जन में कन्वर्ट किया जा सकता है या हीट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो जूल को मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट में लाने के लिए हमने क्या किया था, वो 4.2 से डिवाइड किया था, है ना, या 1 कैलोरी इज 4.2 जूल हमने किया था। वो सारे काम अब इस पार्ट ऑफ क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझिए कि मैकेनिकल एनर्जी किस टाइप से क्वेश्चन में मिल सकता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लीजिए ऐसे एक बड़ा सा ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि फिक्स किया हुआ है, ये फिक्स है। अब इसमें एक बुलेट को फायर किया जाता है ऐसे, ठीक है, और ये इसमें जाकर इसके अंदर एम्बेडेड हो जाती है। तो अगर इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी थी, तो ऐसा दिया जा रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका 50% काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए इस ऑब्जेक्ट में कितना टेम्परेचर राइज होगा। समझ रहे हो बात, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बुलेट loses 50% of its energy as heat, 50% of its energy as heat, then find rise in temperature, of bullet। ठीक है, ये बताना आपको। इसके लिए थोड़ा सा जानकारी देना पड़ेगा। गिवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बुलेट, कुछ ले लेते हैं, कुछ वैल्यू, क्या ले लें, ऐसे ही ले लेते हैं, चलो जनरलाइज में कर देता हूँ, इसको यू ले लेते हैं, इसको एस ले लेते हैं, और यहाँ पे अंदर जाके ऑब्जेक्ट फिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी टेम्परेचर राइज कितनी हुई। तो वैल्यूज होंगे तो आप सब्स्टिट्यूट कर देना, लेकिन मैं ऐसे केवल सब वेरिएबल लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। तो 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, फिर 50% इज हाफ, 50% इज हाफ, तो हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mu²। ये इसकी जो 50% है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। अगर वो हीट का काम कर रहा है तो वो टेम्परेचर राइज कर सकता है। अब टेम्परेचर राइज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ms डेल्टा टी। ठीक है, तो अब यहाँ लगा दोगे ms डेल्टा टी, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाता है, इसीलिए मास की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि टेम्परेचर चेंज कितना हुआ,
क्योंकि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है और इसकी स्पीड गिवन है। मान लीजिए ये मीटर पर सेकेंड में दिया होता, ओके, और ये दिया रहता कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो आपको जूल में अगर पूछा जाता तो आप क्या करते, फाइनल आंसर निकाल के उसको कन्वर्ट कर देते या इसी को कन्वर्ट कर लेते जूल पर केजी में, क्योंकि ये भी केजी तो कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर ऐसा यूनिट में लाना होता तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, बस यही इस पर एक नया पार्ट ध्यान रखना होता है कि ये यूनिट किस सिस्टम में दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो यही है मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक हैमर है, ठीक है, हैमर का जो मास है वो m है, इसको फॉल कराया जाता है, इट फॉल्स थ्रू हाइट कुछ ले लेते हैं, ठीक है, 10 मीटर ले लेते हैं, चलो 10 मीटर हाइट, ठीक। और हैमर जो है वो आयरन का है, आयरन का हैमर है, थॉर का हैमर नहीं है, आयरन मैन का हैमर है। हो सकता है आयरन मैन का था ही नहीं तो थॉर का था, है ना। एनीवेज, एक हैमर है जो कि 10 मीटर हाइट से वो नीचे फॉल करता है, ठीक। अज्यूम 1/4 या 25% ऑफ इट्स एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू हीट, देन फाइंड राइज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज होगा ऑफ हैमर। देखो, हैमर में वो लकड़ी वाला पार्ट जो है, जो हैंडल होगा, उसको नेगलेक्ट कर दिया गया है, केवल उसको मासलेस मान लिया गया है, केवल वो आयरन की पार्ट हो रही है। या बॉल समझ लीजिए कि बॉल जाके कोलाइड होता है और कोलाइड होने के बाद 25% एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट में या लूज कर जाता है एज हीट। तो बताइए कितना टेम्परेचर राइज होगा। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिया था, यहाँ क्या लेना है, पोटेंशियल एनर्जी लेना है। फिर से इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, इसकी वैल्यू जो भी होती है उसको आप, वैसे क्वेश्चन में ये मेंशन्ड होगा, इसकी जो भी वैल्यू होगी इसको आप यहाँ पे दिया रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसको न्यूमेरिकल लिख कर दिखा देता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट मैं कर देता हूँ थोड़ी देर में। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वही हीट में कन्वर्ट होगा। तो लॉस कितना हो रहा है, 25% एनर्जी लॉस हो जा रहा है, इसका मतलब 1/4 ऑफ mgh, वो किस में चला जाएगा, ms डेल्टा t। तो ये आयरन वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से मास और मास कैंसिल हो जाता है, हाइट गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, तब तक आप इसको कॉपी करो। तो ये होगा 470 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। वैल्यू सारा सब्स्टिट्यूट करके इसमें टेम्परेचर में चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आसानी के लिए इसको जूल में ही दिया है, अगर कैलोरीज में होता तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक, क्योंकि ये ऐसा यूनिट में mgh यूज़ करोगे तो ये जूल में आएगा, तो इसको भी जूल में होना चाहिए, तो ये कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो आई होप समझ पा रहे हो कि इस पार्ट में, इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, है ना। कभी भी मैकेनिकल एनर्जी की बात होगी तो उसको हीट में कन्वर्ट करने के लिए बस एक यूनिट का कन्वर्जन ध्यान रखना है, और जितना लॉस होगा मैकेनिकल एनर्जी में वही हीट में जाने वाला है। हो सकता है सारा का सारा एनर्जी ये लूज कर गया हो, क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हीट में, इसमें सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में, क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो इन दैट केस यू विल टेक होल पोटेंशियल एनर्जी टू बी ms delta t, okay. The same goes with this kinetic energy. You have to take the whole kinetic energy to be ms delta t if entire kinetic energy is lost as heat. Got it? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, इसको आप कॉपी कीजिए यहाँ पर। तो टॉपिक समझ में आ गया, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू हीट, कॉपी करो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। एन आइस ब्लॉक एट 0 डिग्री फॉल्स फ्रॉम सम हाइट। आइस का ब्लॉक है, कुछ हाइट से नीचे गिर रहा है ऑन द ग्राउंड, एंड 1% ऑफ आइस
मेल्ट्स, 1% आइस का है जो मेल्ट करता है, ठीक है, और ऐसा मेल्ट कर रहा है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, ठीक है। समझ में आया किस तरह का मेल्ट हो रहा है? तो वो मेल्ट हो रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। इफ एंटायर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, देन फाइंड द हाइट फ्रॉम वेयर आइस ब्लॉक फॉल्स। समझ में आया? कितने हाइट से आइस ब्लॉक फॉल कर रहा है ये आपको बताना है। अगर 1% आइस, 1% आइस जो है वो मेल्ट कर जाता है कंप्लीटली, ठीक है, ओके। तो देखिए क्या करेंगे, इसकी जो 1% वाली आइस है वो मेल्ट हो रही है, पर गिर तो सारा रहा है, मतलब जितना भी आइस गिर रहा है उसका 1% आइस मेल्ट होता है ड्यू टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो फॉल हुआ, जो खत्म हुआ, वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ओनली 1% ऑफ इज मेल्ट्स। तो इसको कैसे करें? इसको आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर mgh ये इसकी एनर्जी होगी, और आइस कितना मेल्ट किया? 1%। तो m का ही तो 1% मेल्ट कर रहा है, तो 1% ऑफ m, इतना मास मेल्ट कर रहा है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, ये होगा। तो m और m कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, ओके, ये m और ये m कैंसिल हो गए। यहाँ क्या आ गया? 10h, और यहाँ क्या आ गया? 1/100, m और m कैंसिल हो गए। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 80, लेकिन वो कैलोरीज पर ग्राम होता है, कैलोरीज पर ग्राम। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4200 जूल पर केजी, ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ से अब h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बिकॉज हाइट निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? हाइट। फाइंड द हाइट फ्रॉम वेयर आइस फॉल्स। तो h यहाँ से क्या निकालोगे? ये 10 नीचे चला जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 1 2, ये 2 और ये 3 कैंसिल हो गए। तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? 336 मीटर। ये SI यूनिट में आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे SI यूनिट में है। इसमें क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। यहाँ पे आपने क्या ले लिया? जूल पर केजी, तो सारे SI यूनिट में ही चल रहे हैं, तो इसीलिए हाइट क्या लिखोगे? मीटर में, 336 मीटर। मतलब अगर 336 मीटर से अगर आइस फॉल करता है तो वो मेल्ट हो, वो ओनली 1% ऑफ दैट आइस मेल्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए जब पहाड़ों से ऊपर, जहाँ पे बहुत बर्फ जमा होता है पहाड़ों से, वहाँ से अगर आइस नीचे फॉल करे तो वो मेल्ट कर सकता है, ठीक। ऑल्दो वहाँ पे चारों तरफ भी टेम्परेचर उतना नहीं होता कि वो हीट एब्जॉर्ब कर सके या वो मेल्ट हो सके। जैसे आप फ्रिज के बाहर रखते हो आइस, तो मेल्ट हो जाता है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो, यानी कि रूम टेम्परेचर जो है आपका, वो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर था उससे ज़्यादा है। आप अप्रॉक्स मान के चलिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी के दिनों में तो और भी ज़्यादा होता है। तो मैं एवरेज मान के चलता हूँ 25 डिग्री सेल्सियस आपके रूम का टेम्परेचर है। तो फ्रिज के अंदर तो माइनस में होता है, या चलो 0 डिग्री आइस में अगर है तो उसको तो हीट मिल रहा है ना बाहर से, तो वो मेल्ट हो जाता है। पर सोचो वहाँ पे जहाँ पे पहाड़ों में बहुत सारे बर्फ़ होते हैं, उसके चारों तरफ टेम्परेचर कम ही रहता है, तो वो मेल्ट कैसे कर रहा है? तो इसलिए जब वो फॉल करता है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, तो ये मान के चल रहा है कि सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है हीट में, लेकिन केवल 1% आइस ही मेल्ट हो रहा है। ऐसे केस में ये आपका आंसर आता है। तो बहुत ज़्यादा हाइट से अगर गिरे तो ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो ज़्यादा आइस मेल्ट होने की संभावना होती है, ठीक। तो ऐसे होता है वहाँ पे मेल्टिंग, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन हीट में कैसे करते हैं। अगर और भी कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चन ले लें, ऑल्दो मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको प्रॉमिस किया था कि यहाँ मैकेनिक्स नहीं आएगा, पर आता जा रहा है पर नहीं, बस छोटी सी बात आ रही है, मतलब एनर्जी का कंसेप्ट आ रहा है, केवल वर्क वगैरह आ सकता है। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इंक्लाइन प्लेन में ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये थीटा डिग्री पर। तो यहाँ से अगर ब्लॉक फिसलता है, एम मास का एक ब्लॉक,
और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी म्यू है, ठीक है, म्यू है। तो कुछ एस डिस्प्लेसमेंट होने के बाद, ऐसे एस मान लेते हैं, इसका जो फ्रिक्शन का वर्क है, तो 60% मान लेते हैं, 60% ऑफ दिस वर्क डन बाय फ्रिक्शन कन्वर्ट्स इनटू हीट, ठीक है। तो बताइए कितना टेम्परेचर राइज हुआ, ये सवाल है। तो आप क्या करोगे, 60% ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, एस। तो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, एम एस डेल्टा टी पर। बस ऐसे करना होता है। तो देखो मैं यहाँ पे वर्क को भी लेके चल रहा हूँ जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, मैं काइनेटिक एनर्जी को भी लेके चल रहा हूँ जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी लेके चला जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आया। तो कोई भी वर्क एनर्जी किसी भी टाइप का अगर वहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व हो, चाहे वो वर्क से हो या मैकेनिकल एनर्जी से हो, उसका कितना % हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बस उसमें एम एस डेल्टा टी या एम एस थीटा लगा सकते हो। बस आराम से आप टेम्परेचर राइज बता सकते हो। या अगर टेम्परेचर राइज बता दें कि 20 डिग्री का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो बताइए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी उसकी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपको ये सब इंटरलिंक करने आना चाहिए। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंस का कंसेप्ट इतना ही है इसमें, ओके। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार मैंने क्या दिया कि आइस एट 0 डिग्री है विच फॉल्स फ्रॉम सम हाइट एंड कम्प्लीटली कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट 20 डिग्री। वाटर एट 20 मतलब आइस पहले तो मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होकर फिर टेम्परेचर भी राइज हो रही है, ठीक है। तो बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द फॉल। इसमें लिखा है कि कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है, इसका मतलब जो भी इसकी एनर्जी है वो कम्प्लीटली मेल्टिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ये जानकारी दी हुई है इसमें, ठीक है। तो बताना है कि क्या होगी हाइट ऑफ फॉल। इसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर लेना है, एयर से कोई फ्रिक्शन नहीं मिल रहा, और ये अज्यूम करना है कि कम्प्लीटली जो भी एनर्जी है उसकी वो कन्वर्ट हो जा रही है हीट में। ये अज्यूम 2 चीज़ें करके चलनी है आपको। तो कैसे सॉल्व करोगे, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो मेल्टिंग में हो रहा है क्योंकि ये 0 डिग्री पे था, मेल्ट हो रहा है, उसके बाद फिर इसकी टेम्परेचर बढ़ रही है एम एस डेल्टा टी से, ठीक। तो ये वाटर की ऐसा होगी और ये आइस का होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास सेम ही रहेगा तो कैंसिल हो गया, ठीक। जी एच आपको कैलकुलेट करना है। लेटेंट हीट क्या लेंगे, लेटेंट हीट ले लेते हैं 80 कैलोरीज पर ग्राम है, और ये कितना है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर में चेंज कितना है बच्चों, 20 चेंज आया है ना, 20 डिग्री का चेंज आया। कितना आया, 20 डिग्री का चेंज आया। तो आपको सिर्फ एच कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों को बस आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में। तो कन्वर्ट कीजिए एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने पे ये क्या बन जाएगा, 80 इंटू 4200 जूल पर केजी प्लस 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू 20। अब यहाँ का जो 10H है वो 10 एक जीरो को कैंसिल कर देता है, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है हाइट, ऑलराइट। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाता है 42 किलोमीटर्स, क्योंकि ये मीटर में आंसर आएगा, फिर उसको 1000 से डिवाइड करोगे तब जाके क्या आएगा किलोमीटर में, क्योंकि आंसर जो आएगा वो मीटर में आएगा और इसमें जीरो बहुत सारे हैं, तो 1 किलोमीटर में आंसर आ जाता है हाइट। तो 42 किलोमीटर हाइट से अगर एक आइस फॉल करे, ये अज्यूम क्या किया जा रहा है कि सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, हीट में। ऑल्दो थोड़ी फ्रिक्शन में भी यूज़ होती है, पर वो सब हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 42 किलोमीटर हाइट से आइस फॉल करे तो एक तो मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद टेम्परेचर भी राइज होगा और कितना पहुंच जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये हो गई कुछ बातें जिनको आपको नोट डाउन करके रखना है। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है।
पावर रिलेटेड। पावर हमने वर्क एनर्जी में क्या पढ़ा था कि एनर्जी पर सेकेंड पावर होता है, ठीक। यहाँ पर भी पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिल सकते हैं जो कि अप्लायंस से रिलेट किया जाएगा। जैसे ठंडे के मौसम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, नहाने के टाइम जो नहाते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ओके, एक्सेप्शन है, तो गीज़र यूज़ होता है ना। गीज़र का काम क्या है? पानी को गर्म करना। उसमें पावर रेटिंग होती है, कुछ लिखा रहता है इतना वॉट का गीज़र है, या एक रॉड भी हो सकता है, पर मैं गीज़र की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस पर पानी जो है वो ठंडा पानी एंटर होता है और वो गर्म होकर बाहर निकलता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे वो इस टॉपिक में हम लोग हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। तो पावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखिए, मान लीजिए ये एक गीज़र है, ठीक है, इस तरह से गीज़र है यूँ। तो ये जो गीज़र है इसमें नल है अपना, ऐसे यहाँ पे ऐसे नल का बना हुआ, ठीक है, ऐसे। अब इसमें ठंडा पानी एंटर कर रहा होता है और इससे गर्म होकर बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे बाहर निकल रहा है, इसमें से एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो वाटर है ये गर्म किया जाता है और इससे बाहर निकलता है। तो इसकी कुछ पावर दी होती है, ओके, पावर गिवन होता है, पावर ऑफ गीज़र ये गिवन होता है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर इसका P पावर है, इसका मतलब हुआ P जूल पर सेकेंड वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 2100 वॉट गीज़र, ठीक है, ये गीज़र है, इतने वॉट, इतना पावर है इस गीज़र का, ठीक। इसमें पानी एंटर हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है एट सम रेट, कुछ रेट गिवन है, पर सेकेंड कितना मास एंटर करता है वो गिवन है। तो वो गिवन कितना है? वो गिवन है 40 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। तो इससे जो पानी एंटर कर रहा है उसका रेट गिवन है, ठीक। इफ 40 ग्राम पर सेकेंड वाटर एंटर्स गीज़र, ठीक है। अब इसकी या तो क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन होगा कि लेट्स से बहुत ठंडे का मौसम है तो 5 डिग्री या 6 डिग्री वाटर का टेम्परेचर है, ये एंटर कर रहा है। तो बताइए जब वो बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? या फिर मैं थोड़ा आसान से पूछ लेता हूँ, बताइए टेम्परेचर में डिफरेंस कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक। अगर 40 ग्राम पर सेकेंड वाटर एंटर कर रहा है गीज़र में, देन कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ये बताना आपको। चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि इन 1 सेकेंड एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 2100 जूल, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी वो दे रहा है? 2100। और वो सारा का सारा एनर्जी इस क्वेश्चन में मैं लेके चल रहा हूँ कि सब वाटर में हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑल्दो ऐसा सारा नहीं कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि इसकी वायर है, इसकी रॉड है, ये भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एनर्जी डिसिपेट होता है। तो सारी की सारी जो इसकी पावर की रेटिंग है वो हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ लॉस भी होता है। तो मैं इसको आइडियल पहले लेके चल रहा हूँ कि 100% मान लेता हूँ कि सारा का सारा एनर्जी यूज़ हो जा रहा है वाटर के टेम्परेचर बढ़ाने में। तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी मिल रही है वाटर को? 2100 जूल। अब यही हीट या यही एनर्जी किस में यूज़ हो जाएगा? टेम्परेचर चेंज करने में या फिर किसी वाटर मॉलिक्यूल को हीट करने में।
तो इसको क्या लिखोगे, पहले लिखते थे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ऐसे लिखते थे। तो इन 1 सेकेंड 2100 जूल एनर्जी मिल रहा है। तो इसको पहले कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि आप एस जो लोगे वो ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में लोगे, कैलोरीज में लोगे, तो इसको भी कैलोरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जूल को कैलोरी में कर रहे हो तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कैलोरीज हो जाएगा। तो कितना होगा देखो, 21 का डबल होता है 42, एक डेसिमल ऊपर गया होगा तो 500 हो गया। ये 500 कैलोरीज पर सेकेंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, इसको और इसको दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया। तो पर सेकेंड कितनी एनर्जी मिल रही है, 500 कैलोरीज पर सेकेंड मिल रही है। मास पर सेकेंड कितना एंटर कर रहा है, इसीलिए पर सेकेंड में दिया हुआ था, समझे। तो मास पर सेकेंड कितना जा रहा है, तो 40 ग्राम पर सेकेंड जा रहा है। तो पर सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। या फिर आप इधर भी लिख सकते थे, इन 1 सेकेंड इतनी एनर्जी, तो इन 1 सेकेंड कितना मास एंटर कर रहा है, ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा, एस वाटर लोगे, कितना लेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये लेंगे। और टेम्परेचर में चेंज ही निकालना है, तो डेल्टा टी लिख कर छोड़ दो। गॉट इट। तो सॉल्व करो, क्या आ रहा है, ये जीरो कैंसिल, और 4 यहाँ से कैंसिल होके 50 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ लिख देता हूँ। तो डेल्टा टी इज 50/4, मतलब 12.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। ठीक, पहले तो 25/2 का आधा 12.5। अब इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कैसे पूछ सकते थे कि मान लीजिए इधर से 6 डिग्री सेल्सियस पानी एंटर कर रहा है, तो बताओ जब ये बाहर निकलेगा तब उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो 12.5 डिग्री बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप गैस करते हो, ऐसे आप समझते हो कि गीज़र वाला प्रॉब्लम या पावर रेटिंग अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का दे दिया जाए, तो वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसे राइज करवाता है, वो आप कंक्लूड कर सकते हैं। गॉट इट। और क्वेश्चन में इसमें कराता हूँ जिसमें 100% इसकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। इसमें तो मैंने 100% मान लिया, गीज़र का सारा पावर रेटिंग जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, बट कुछ परसेंटेज हो सकता है लॉस हो जाए। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कितना परसेंट एफिशिएंट है। तो चेंज क्या करोगे, ये जो 2100 जूल है, इसकी कुछ परसेंटेज ही हीट में कन्वर्ट होगी, तो वो उसकी एफिशिएंसी होगी। सपोज 20% एफिशिएंट है, 70% एफिशिएंट है, या 60% एफिशिएंट है, तो जितनी परसेंट एफिशिएंट होगी वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो उतना हीट अवेलेबल होगा वाटर के टेम्परेचर राइज कराने में। गॉट इट। चलो इसको आप कॉपी कीजिए, और मैं आपको और भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन। गीजर हैज़ पावर ऑफ 1500 वॉट, ठीक है। कितना पावर रेटिंग है, 1500 वॉट, एंड इट इज़ 70% एफिशिएंट। इट इज़ ओनली 70% एफिशिएंट, मतलब 30% कहाँ चला जाता है, तो वो रेजिस्टेंस या फिर और भी अंदर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, या कहीं से भी कोई भी एनर्जी डिसिपेट हो रहा होगा कैसे भी तरीके से, मतलब सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है। इफ़ 10 ग्राम वाटर enter and has inlet temperature of 20 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ आउटगोइंग वाटर, ठीक है। तो ये 10 ग्राम जो है वो पर सेकेंड एंटर कर रहा है। इफ 10 ग्राम वाटर एंटर पर सेकेंड, या 10 ग्राम पर सेकेंड एंटर हैज इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो बताइए आउटगोइंग टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले पावर जो मिल रहा है आपको, पावर, उसके बारे में चर्चा की जाती है। कितनी पावर मिल रही है, तो पावर मिल रहा है 1500 वाट, ठीक है। तो 1500 वाट है, तो इसको जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो सबसे पहले इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे, तो 1500 को डिवाइड करना पड़ेगा 4.2 से, तो ये क्या बन जाएगा, कैलोरीज पर सेकेंड, कैलोरीज पर सेकेंड।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, ये डेसिमल चला गया ऊपर। अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब ये 100% एफिशिएंट तो है नहीं है, 70% एफिशिएंट है, तो क्यों ना मैं इसको भी साथ साथ कर लेता हूँ। तो ओनली 70% इज अवेलेबल, गॉट इट। तो इसको 70% ले लेते हैं, तो 70/100, ठीक। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा कि 0 0 कैंसिल हो गए, ठीक। एक डेसिमल और गया ऊपर, तो ये 700 हो गया, गॉट इट। अब 7 के टेबल से इसको कट करते हैं, तो 700 जा 7 6 जा। अब 6 से इसको कट कर लो, तो ठीक। तो इसको कट करते हैं, आ जाओ। तो 2 3 बार में कट करते हैं, तो 3 2 जा 3 5 जा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 100 है, तो 500/2, 500/2 इज 250 कैलोरीज पर सेकेंड। ये फुल एफिशिएंट हो गया, मतलब एक्चुअल एफिशिएंसी हो गई। तो एफिशिएंट पावर लिख देता हूँ मैं, एफिशिएंट पावर कि कितने एफिशिएंट पावर है, 250 कैलोरी पर सेकेंड। मतलब वो जो गीज़र है ना, गीज़र वो केवल 250 कैलोरी पर सेकेंड दे सकता है। मतलब 1500 में से इसका 70% ही केवल आप यूज़ कर सकते हैं हीट के लिए। तो आपको 250 कैलोरी पर सेकेंड अवेलेबल है। तो अब आप लिखोगे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, ठीक। तो डेल्टा क्यू पर सेकेंड, मास पर सेकेंड कैंसिल। तो इसको कंप्लीट आप 10 यूज़ कर सकते हैं, और इसको कम्प्लीटली आप 250 यूज़ कर सकते हैं। तो 250 कैलोरीज 10 ग्राम S कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितने में एंटर कर रहा है, ये 20 डिग्री में एंटर कर रहा है, तो फाइनली बढ़ जाएगा, तो T-20 डिग्री, गॉट इट। तो T-20 ना कि 20-T, ठीक है। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर लेंगे। अब देखो 25 इक्वल्स टू T-20, 20 आगे इधर ऐड हो जाएगा, तो कितना बन गया बच्चों, 45 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आउट गोइंग वाटर्स टेम्परेचर, गॉट इट। तो ऐसे इसको हैंडल करते हैं। कभी भी एफिशिएंसी वाली बात हो, एफिशिएंट की बात हो, तो वहाँ पर जो भी गिवन पावर है उसकी उतनी ही परसेंटेज अवेलेबल रहेगी हीट के लिए, ठीक। उसके बाद बाकी का फॉर्मूला MS डेल्टा टी लगा देना है, बस इतना ही था, ठीक। तो पावर रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे डील होते हैं, ओके। कॉपी डाउन, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो पावर जैसा तो है पर गीज़र नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पर सेकेंड की बात हो रही है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है अंडर पावर रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। क्या है कि अ हीट सोर्स प्रोवाइड्स हीट एट कांस्टेंट रेट। क्या रेट है, टू अ सैंपल ऑफ आइस एट 0 डिग्री। मतलब रेट नहीं दिया है कितने रेट से हीट सप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है किसको मिल रही है, तो कुछ सैंपल ऑफ आइस को मिल रहे हैं, कुछ सैंपल ऑफ आइस एट 0 डिग्री पे, ठीक है, विच मेल्ट्स एट 2 ग्राम पर सेकेंड। अब जिस रेट से हीट मिलता है उसके कारण क्या होता है, आइस 2 ग्राम पर सेकेंड मेल्ट कर जाती है। तो इफ सैंपल मेल्ट्स कंप्लीटली इन 20 सेकेंड्स, अगर 20 सेकेंड में वो कंप्लीटली मेल्ट कर जाता है, देन एट व्हाट रेट वाटर फॉर्म, क्योंकि पूरा सैंपल मेल्ट हो गया तो वाटर बन चुका है, देन एट व्हाट रेट वाटर फॉर्म विल इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि जो हीट सप्लाई का सोर्स है वो बंद हुआ नहीं है। तो अब हीट जब मिलेगा तो आइस मेल्ट होने के बाद अब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगा पर सेकेंड। तो कितने रेट से टेम्परेचर बढ़ने वाला है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कितने रेट से हीट मिल रहा है, ओके। तो 2 ग्राम पर सेकेंड मेल्ट होता है, तो पर सेकेंड हीट कितनी मिल रही होगी वो आप पता कर पाएंगे कैसे, देखते हैं। इन 1 सेकेंड मास कितना अवेलेबल होगा, मास मेल्ट्स इज 2 ग्राम, 1 सेकेंड में 2 ग्राम मेल्ट हो रहा है।
तो इन 1 सेकेंड हीट सप्लाइड विल बी, हीट सप्लाइड क्या होगा बताओ? तो Q इक्वल्स टू ml होता है और ml फ्यूजन वाला होगा, तो 2 ग्राम इंटू 80, तो कितना आ गया? 160 कैलोरीज। कितने में? 1 सेकेंड में। तो आपको रेट मिल गया, किस चीज का रेट? हीट सप्लाई का रेट। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ना कि हीट सोर्स प्रोवाइड्स हीट, तो रेट ऑफ हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट सप्लाई क्या मिला आपको? Q बाई T कितना मिला बच्चों? 160 कैलोरीज पर सेकेंड। पर सेकेंड इतनी हीट सप्लाई हो रही है, ये आपने निकाल लिया। कहाँ से निकाला? इस जानकारी से। ठीक, अब सुनो, अगर 20 सेकेंड्स उसको लगते हैं पूरे सैंपल को मेल्ट होने में, तो आगे का टेम्परेचर बताइए कितना रेट से बढ़ेगा। ठीक, तो 20 सेकेंड्स में बताओ कितना मास मेल्ट हो जाएगा? 1 सेकेंड में 2 ग्राम मेल्ट हो रहा है, तो 20 सेकेंड्स में कितना मास मेल्ट हो जाएगा? सो इन 20 सेकेंड्स total mass melted will be how much? 2 gram into 20, तो 2 into 20 that is 40 ग्राम। 40 ग्राम टोटल मेल्ट होगा। ठीक है, तो 40 ग्राम अब आपके पास अवेलेबल हो गया है। क्या? वाटर। ठीक है, तो वाटर आपको अवेलेबल हो चुका है 40 ग्राम। अब आप यूज करेंगे कि देयरफॉर टेम्परेचर राइजेस बाय कुछ इस तरह से, डेल्टा क्यू क्या होता है? ms डेल्टा टी। इसको आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको हीट का रेट गिवन है, एग्जैक्ट तो गिवन नहीं है, तो आप इधर भी टाइम से डिवाइड कर दिया करते थे, तो मास पर सेकेंड निकल के आता था। पर ये टाइम आप इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ, क्योंकि आपके पास टोटल मास अवेलेबल है। अब ये पर सेकेंड नहीं है, क्योंकि टोटल 20 सेकेंड्स लगते हैं मेल्ट होने में, तो अब वाटर का मास पता चल चुका है कितना अवेलेबल हो चुका है, तो ये पर सेकेंड नहीं मिल रहा है आपको। टेम्परेचर का पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है वो आपको निकालना है। तो हीट पर सेकेंड कितना मिल रहा था? तो 160। मास कितना यूज़ करोगे? तो 40। ये कितना यूज़ करोगे? तो 1। ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, ऐसे छोड़ दो, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? तो 4 आंसर। तो आंसर क्या आया? टेम्परेचर राइजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ठीक है, तो रेट यहाँ लिखना है ना, रेट एट व्हाट रेट? तो रेट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, दिस इज द रेट। समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट ढंग का है, सिर्फ आपको इस्तेमाल क्या करना है कि रेट अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो पर सेकेंड आप निकाल के इसको यूज़ कर सकते हो। 1 सेकेंड में कितनी जानकारी गिवन है, कभी हीट गिवन होता है, कभी मास गिवन होता है, ये सब आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर राइज जो है वो 4 डिग्री पर सेकेंड उसके फर्दर होने वाला है। ठीक, क्योंकि जो सोर्स है वो बंद हुआ ही नहीं है ना, एक कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई हो रहा है। अभी आपने सैंपल पहले रखा था आइस, तो वो हीट मिले जा रहा है, तो आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, पर सप्लाई जो है वो बंद नहीं हुआ। अब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो कितने रेट से राइज होगा ये आपको बताना था। गॉट इट? कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है।